है चीज़ों में, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो बेसिक जो पॉइंट है वो है डेटा, व्हाट इज अ डेटा। तो डेटा क्या है बेसिकली। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो क्लास होगा वो कैसे रहेगा। ड्यूरेशन होगा लगभग 40 और 50 आवर्स का होगा, इसमें कि 50+ क्विजेज होंगे और कुछ एसक्यूएल असाइनमेंट्स होंगे 100, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं ज़्यादा भी, जैसे जैसे क्वेरीज होंगी उसके हिसाब से। लाइव एंड रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे, लेकिन आप रिलाई मत करना रिकॉर्डिंग पे। कई बार क्या होता है, क्योंकि सिस्टम है, कई बार जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे में वीडियो में वीडियो सॉरी वीडियो नहीं आती, वीडियो ब्लर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या फिर ऑडियो नहीं आती है। तो उसके ऊपर मत रहना कि नहीं अभी तो ऐसे ही देख लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अ, जब अपलोड हो जाएगा वीडियो तब देख लेंगे। तो कभी ऐसा भी चांसेस हुआ है पास्ट में, और हो भी सकता है। इसका हम कह नहीं सकते 100%, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप उस पर रिलाई करना जो भी आपको लाइव में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। और जो टाइमिंग होगी वो 10 से 11:30 होगी, और सुबह की मंडे को, ठीक है। तो क्योंकि टाइमिंग हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि समझ नहीं आता है या ओवर ऊपर चला जाता है चीज़। तो ये था एक सेशंस के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा सेशन की तरफ। इसमें पहला होगा जिसमें डेटा। तो डेटा क्या है, थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या है। तो बेसिकली जो भी हम काम करते हैं, मीन्स हम लिखते हैं, या फिर जब कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी में जो भी एंट्री होती है, तो बेसिकली वो डेटा होता है। डेटा क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेटा इज लाइक रॉ मटेरियल। इट कैन बी वेरियस फॉर्म सच एज नंबर, टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड साउंड्स। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं फर्दर, तो दो तरह का डेटा टाइप निकल के आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है न्यूमेरिकल डेटा, जिसको जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें एक किसी सेल्स का, तो यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस, इस तरह का होगा। एक क्वांटिटेटिव डेटा जिसकी हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं, वो उस तरह का डेटा। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटी मीन्स बेसिकली क्या होता है, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, जिसमें कि हम उसकी क्वांटिटी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जैसे टेक्स्ट टाइप का डेटा। जैसे अगर हम अपने कंट्री की बात करें, तो कोई हमारा जो सेल्स का ही डेटा है मान लो, तो मल्टीपल कंट्रीज हो गई, उसके मल्टीपल रीजन्स हो गए, और टाइप्स हो गए। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, राइट। तो ये तो टाइप्स हो गए। वैसे अगर आप बात करो, जैसे यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वो डेटा क्या हुआ, वो आपका डेटा वहां पे जनरेट हो रहा है। और ये जो वीडियोस हैं वो भी एक डेटा है आपका। डॉक्यूमेंट हो गया, टेक्स्ट, इमेज, तो ये सारा जो रॉ मटेरियल एक तरह का वो हो गया डेटा। अब फर्दर इसको मैनेज कैसे करते हैं। अब ये क्या होता है, जब सारी कंपनियों के पास, सबके पास डेटा होता है अपना, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, सारा बिजनेस से ही रिलेटेड होता है कंपनियों में ही, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। उसको मैनेज करने के लिए सर्टेन एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है। तो उसी चीज़ को आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि फिर हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसमें एक एसक्यूएल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, इस डेटा को। तो थोड़ा सा हम डेटाबेस समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मीन्स जो आपका डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको, जैसे कोई भी आइटम ले लीजिए आप, जैसे इमेज ही मान लो, ये कोई एक बकेट है, और यहाँ पे क्या है, कुछ आइटम पड़े हुए हैं, मान लो कोई फ्रूट है या कुछ भी है। तो ये इसको क्या है, आप यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है या अदर रखा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, आप एक एक करके इसमें रखोगे। तो क्या हो गया, ये जो बकेट है वो हो गया आपका डेटाबेस, और ये क्या हो गया, ये आपका डेटा हो गया। तो सेम वे में इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड बकेट बनाया जाता है, जिसमें कि स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली वो हो गया एक डेटाबेस। तो डेटाबेस की अगर हम नॉलेज उस पर जाएं, डेफिनेशन पे, तो क्या हो गया, डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली और लोकल कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या होता है, वास्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप बात करो किसी कंपनी की, तो उनके पास ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा डेटा हो। जैसे आप गूगल की बात करो या फिर कोई और कंपनी, तो इसका, उनका जो सॉफ्टवेयर है गूगल, वो पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड वाइड है।
तो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, अलग अलग का डेटा जो भी आप सर्व कर रहे हो, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ स्टोर होता है उनके पास। तो उसको स्टोर करने के लिए जाहिर सी बात है कि छोटा डेटाबेस तो होगा नहीं, तो बड़ा वास्ट डेटाबेस होता है, या फिर मल्टीपल लोकेशंस पे, जैसे उसको बड़े डेटा को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे, जैसे इंडिया का हो गया, इंडिया का अलग डेटाबेस बना दिया, उसमें भी इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स हो गए, तो उनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेटाबेस बन गया, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर स्टोर होगी, उसके बाद अदर कंट्रीज में ऐसे ही सब जगह ऐसे ही कर दिया। तो सेम तरह का ये जो डेटाबेस होता है, जैसे अगर हम शॉर्ट में बात करें डेटाबेस की, तो एक पेन ड्राइव मान लो अपनी, जैसे पेन ड्राइव होती है ना, कोई भी हम वीडियो या ऑडियो कुछ भी हम उसमें रख सकते हैं, और वो क्या होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही हम कॉपी करके उसमें पेस्ट करते हैं, वो उसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी होती है पेन ड्राइव की, कि उसमें ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाता है अपने हिसाब से, स्ट्रक्चर्ड वे में। तो थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी डेटाबेस क्या होता है। यस सर, यस सर। तो आगे चलते हैं इसी वे में, क्योंकि हम एसक्यूएल सीखने वाले हैं, तो हम एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, तो इसी वे में आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप एसक्यूएल की टर्म्स में आते हैं, एसक्यूएल में टर्म्स में आते हैं, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, तो जैसे कि हमने समझा डेटा क्या होता है, डेटा बेस क्या होता है, बेस मीन्स जो उसमें रखने वाला डेटा रखने वाली जो बकेट है वो। अब यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम समझें। डीबीएम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीबीएमएस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी आप एसक्यूएल के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, एज अ फ्रेशर तो 100% पूछा ही जाएगा आपसे, और फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी पूछा जाता है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स पूछ लेते हैं इस तरह से। तो डीबीएमएस क्या होता है, एक ऐसे मान लो कि जैसे आप कभी भी ट्रेन की टिकट लेने गए हो या कोई मटेरियल उस तरह का लेने गए हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रेन की टिकट लेने आते हो, तो पीछे टिकट कलेक्टर बैठा होता है, मीन्स टिकट जो देने वाला वो, और आगे आप सामने खड़े होते हो, तो उसके बीच में एक वो होती है, विंडो होती है ना, तो विंडो में क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है, जहाँ से आप हाथ डाल के उनको क्या करते हो, आप पैसे देते हो उनको, पैसे देके जब आप पैसे देते हो और उनको बताते हो कि आप मुझे यहाँ की टिकट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने कंप्यूटर से निकाल के वो आपको टिकट दे देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जो जो बंदा बैठा हुआ है अंदर, वो क्या हो गया, उसके पास डेटाबेस है, उसको आप समझ लो डेटाबेस, और आप क्या हो, आप यूजर हो, आपको वो टिकट चाहिए, और जो बीच में जो जो वो आया ना विंडो, वो क्या हो गया, वो एक बीच में मीडिएटर हो गया, उसको आप समझ लो मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या मैनेज कर रहा है, क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं जाओगे उसके थ्रू, वो उससे कनेक्ट नहीं होगे, तो क्या होगा, आपको टिकट नहीं मिल पाएगी, राइट। और वो वाला वो अगर यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा उस विंडो से, आप जाओगे, आप पैसे दे सकते हो उनको, लेकिन वो क्या होगा, वो आपको टिकट नहीं दे पाएंगे अगर वो इंटरनल पर्सन जो कनेक्ट नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, आप सिंपल वर्ड में, लेमन टर्म में, इसका मतलब ये होता है, वो कनेक्टर होता है बेसिकली। तो ये क्या है, हम अगर आप इसकी डीवीएमएस की जो स्टैंडर्ड टर्म में जाएं, तो स्टैंडर्ड टर्म का में जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, डीवीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, यूजर को इनेबल करता है, क्रिएट, मैनेज एंड एक्सेस डेटाबेस। एक बार म्यूट कर लो आप, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये क्या होता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर को उस डेटा को, उसके अंदर जो भी डेटा बना पड़ा हुआ है उसमें, उसको क्रिएट करने में, डेटा क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए, बेसिकली तीन पर्पज होते हैं डेटा के। एक तो पहला क्या होता है, उसमें स्टोर करो डेटा को, मतलब क्रिएट करो, कोई फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके बाद वहां पे रखा। उसके बाद दूसरा, उसको मैनेज करना, कि ताकि वो डेटा खराब ना हो जाए, या उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखना, ये हो गया मैनेज। और एक्सेस क्या होता है, जो डेटा आपका पड़ा हुआ है, फर्दर ऐसा तो नहीं है, जब आपने कोई भी डेटा वहां पे पुट पुट किया, ऐड किया, मान लीजिए आपकी एक शॉप है, शॉप का डेटा आपने वहां पे ऐड किया डेटाबेस में, तो क्या होगा, जब आपको रिपोर्ट चाहिए होगी फर्दर मंथली में, अगर आपको देखना है कि मेरी कितनी सेल हो गई या किस तरह के कस्टमर आते हैं, या फर्दर कोई भी एनालिसिस करना हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको वो डेटा फर्दर चाहिए, वो डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्सेस करना पड़ेगा उस डेटाबेस को। तो एक वो होता है, तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट क्रिएट डेटा, मैनेज डेटा, उसको मैनेज करके रखना, दूसरा, और एक्सपोर्ट करना मीन्स एक्सेस करना उस डेटा को। तो बेसिकली तीन जो मेन पर्पज होते हैं वो होते हैं। तो वो डीबीएमएस क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, वो कनेक्ट करता है यूजर से प्लस डेटाबेस से,
और यूजर जो भी इनपुट देता है वो डेटाबेस तक पहुंचाता है, और डेटाबेस का जो आउटपुट आता है वो यूजर तक पहुंचाता है। ये काम होता है उसका। क्लियर? थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, मैनेज एंड एक्सेस डेटाबेस। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूजर और एप्लीकेशंस, allowing them to interact with the database। अब ये हमने समझ लिया कि डेटाबेस क्या होता है। वो क्या होता है? एक इंटरफेस होता है बीच में, जो यूजर से और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब जो मार्केट में चलते हैं काफ़ी टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर डेटाबेस होते हैं वो दो तरह के डेटाबेस यूज होते हैं। कैसे होते हैं? जो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो क्या है? एक तो हो गया RDBMS। जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है RDBMS। RDBMS क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ DBMS। ये DBMS का ही टाइप होता है, मतलब डेटाबेस का टाइप होता है, जो क्या होता है? स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होती हैं, मतलब टेबल्स। जहां पे डेटा टेबल्स के रूप में स्टोर होता है तो वो क्या होता है? वो RDBMS हो गया। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया कि उसमें रिलेशन, एक दूसरे से जो टेबल्स होती हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, इसलिए उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ये क्या होता है? एक दूसरे से लिंक रहती हैं। जब भी हमें आप मल्टीपल डेटा चाहिए होते हैं, कुछ भी डेटा चाहिए होता है तो लिंक रहता है एक दूसरे से, और वहां से हम निकाल सकते हैं। जो लिंक कैसे होता है? वो मल्टीपल कीज के बीच में, मल्टीपल फील्ड्स के, जिनको हम एसक्यूएल में कीज कहते हैं, इनके बेसिस पे लिंक रहता है एक दूसरे। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया? पहला तो MS SQL सर्वर हो गया, दूसरा माई SQL हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रे SQL हो गया, जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम चल रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? एक तो ये हो गया SQL जो स्ट्रक्चर्ड काम करता है। दूसरा हो गया नॉन रिलेटेड DBMS, जिसको हम नो SQL भी बोलते हैं। तो नो SQL आज के टाइम में काफ़ी बूम है नो SQL की भी। तो नो SQL क्या होता है? जहाँ पे स्टोर होता है, जो डेटा होता है वो एक की बेसिस के बेसिस पे होता है, मीन्स की वैल्यू के बेसिस पे स्टोर होता है वहाँ पे डेटा। वो इन इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, रो एंड कॉलम के बेसिस पे नहीं होता, वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें की पॉइंट्स होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है वो डेटा। जिसमें क्या आता है, जो मेजरली यूज होता है वो मैंगो डीबी एंड रेडिस, ये एप्लीकेशंस यूज होते हैं। क्लियर? थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी RDBMS क्या होता है, और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, और नो SQL मतलब नो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने समझ लिया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। अब थोड़ा चलते हैं एसक्यूएल की तरफ। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। जो अगर एसक्यूएल की हम फुल फॉर्म देखें तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एक क्वेरी लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ भी चाहिए होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी किट कलेक्टर का, टिकट का। तो वहाँ पे विंडो के पास गए तो हमने कोई लैंग्वेज बोली ना उसको बोलने के लिए, कि अगर जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं उसको तब तक वो कुछ देगा नहीं। तो सेम इसी वे में एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि किसके लिए यूज होती है? वो डेटाबेस में डेटा को अपडेट, डिलीट और इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। जो कि, और डेटा क्या होता है? वो टेबल के फॉर्म होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेटा इंसर्ट अपडेट करते हैं वो टेबल में करते हैं, और जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है? और आज के टाइम में एसक्यूएल, आज के टाइम में क्या, अगर आप देखो 2008 8 से सबसे ज़्यादा यूज होता है एसक्यूएल। और एसक्यूएल एक, ऐसे समझ लो एक जेनरिक नेम हो गया। इतने सारे जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसमें एसक्यूएल एक जेनरिक है, जिसमें अगर आप एसक्यूएल सीख लेते हो तो चाहे आप माई एसक्यूएल करो या पोस्टग्रे करो या ओरेकल करो तो स्लाइटली डिफरेंस होता है, अदरवाइज क्वेरी जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है सबका। तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है फ्यूचर में अगर आप एसक्यूएल सीखते हो तो। जिसमें माई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया। जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया एंड एसक्यूएल लाइट भी हो। क्लियर? तो थोड़ा सा हम इसकी अब हिस्ट्री पे चलते हैं। तो ये क्यों डेवलप हुआ, क्या रीजन था, और क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो कि एसक्यूएल बनाया गया, एसक्यूएल के जगह कुछ और क्यों नहीं बना सकते थे कुछ और भी। तो इस तरह की हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो क्या था, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं 1970 से पहले। तो 1970 से पहले क्या होता था,
कोई भी कंपनी, क्योंकि डेटा ऐसा तो नहीं है कि 1970 में ही आया, उससे पहले था नहीं, क्योंकि डेटा तो हमेशा ही था। कंपनियां थी, अगर इंसान थे या फिर और जो जो चीजें थी, जो जो डेली की चीजें थी, तो फिर डेटा भी था, राइट। तो डेटा था, तो अब उसको मैनेज कैसे करते थे उस टाइम में? तो ओल्ड टाइम था, उस टाइम जब मैनेज करने का वो था, तो कैसे करते थे? तो सारी कंपनियां, जो भी कंपनियां इसको यूज करती थी, वो क्या था, उनका अपना एक वे था। जैसे उसने अपना एक इंटरनल, जैसे आपके पास एक पेन ड्राइव होती है या कुछ भी होता है, तो आप क्या करोगे? जैसे आप लोग इतने लोग हो, तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होगा, है ना? कोई फ़ोल्डर बना के रखेगा, कोई एक सिंगल फ़ोल्डर में रख देगा, कोई डायरेक्टरी टाइप का बनाएगा, वहाँ पे रखेगा डेटा को। तो उसके हिसाब से अब अगर जैसे मान लीजिए राजकुमार है, राजकुमार एक प्रोफ़ेशनल है, उसको सब कुछ पता है, बहुत सारा काफ़ी एक्सपीरियंस है, बढ़िया से काम करता है। तो उसने क्या किया, उसने वो डायरेक्टरी बना दी, बहुत बड़ा डेटा है उनके पास, तो उन्होंने क्या है, डेट वाइज़ कुछ ऐसे करके एक सीरियल बना दिया, इस सीरियल में रखेंगे वो डेटा को। अगर वो डेटा आपके पास आ गया, मान लीजिए तारिक हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन ऐसे आए, तो उनके पास अगर वो डेटा मिला तो क्या करेंगे? उनको सीखना पड़ेगा, समझेंगे पहले तो बहुत टाइम लगाएंगे उसमें, उसके बाद क्या होगा? और वो कहाँ सीखेंगे? केवल राजकुमार के पास ही सीख सकते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं सीख सकते, क्योंकि वो राजकुमार ने डेटा बनाया और राजकुमार ने ही डेटा रखा, और है उसमें 8-10 GB, 50 GB, 100 GB। तो क्या करना पड़ेगा? उनको पहले उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है यूज करने का, नहीं तो टाइम बर्बाद करते रहो। तो सेम ऐसे सिचुएशन थी। तो वहाँ पे क्या था, जो भी कंपनी अपना डेटाबेस यूज करती थी, बनाती थी, अपनी लैंग्वेज, अपना सब कुछ करती थी उस तरह से। तो अब मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि दो चार ही कंपनी हो, हजारों कंपनियां, तो वो सब अपना अपना सब कुछ कर रही थी, और जो नहीं कर पाते थे वो दूसरे का यूज कर रहे थे, तो इस तरह का चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अंट संट उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा हो तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो सेम सिचुएशन हुई कि क्या हुआ कि ये उल्टा सीधा सबका अपना अपना सब गंद मची हुई, मतलब सब उस जो कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है सब कुछ, तो एक प्लेटफॉर्म नहीं था एक। तो आईबीएम ने क्या सोचा, आईबीएम ने 1970 में उनके कुछ जो सीनियर्स थे, डोनाल्ड चैम्पलिन एंड रेमंड बॉयज, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक एक ऐसा बनाएं, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे सारी कंपनियां इसके बेसिस पे आएं और इसी को यूज करें, ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो यूज करने में, और ऐसा भी ना हो कि एक जगह ट्रेनिंग लेनी पड़े उस बंदे से, जैसे उस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहीं से ट्रेनिंग लो, अदरवाइज आप कहीं दूसरी जगह से नहीं ले सकते हो। जैसे अगर थोड़ा सा हम आज के टाइम में सोचें, अगर वही सिचुएशन आज होती तो क्या होता? तो क्या आप एसक्यूएल सीख सकते थे ट्रेनर के पास जाके? नहीं। क्या होता? फिर आप जिस कंपनी में काम करते उसमें पहले वो बोलता, भाई साहब आप मेरे पास आओ, पहले 6 महीने दो मुझे, मेरी लैंग्वेज सीखो फ्री में, उसके बाद तब आप काम करना, तब आपको सैलरी देंगे, राइट। इस तरह की सिचुएशन आती तो क्या होता, बहुत गंद मच जाता, वो गंदा सा हो जाता। कोई बेचारा फिर वो नौकरी चेंज करने में ना 50 बार सोचता, नहीं तो एक ही जगह काट जिंदगी काट देता वो। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई, जिसको क्या बोला इन्होंने, सीक्वल, जिसको कई लोग आज भी सीक्वल बोलते हैं, और इनफैक्ट यूएस में तो आज भी सीक्वल ही बोलते हैं, एसक्यूएल नहीं बोलते हैं 99%। तो इस सीक्वल का मतलब क्या था, इन्होंने ऐसा बनाया, इन्होंने सोचा कि ऐसा करें हम कि एक इंग्लिश के बेसिस पे एक ऐसी लैंग्वेज बना दें जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करे और सबके लिए यूनिवर्सल हो जाए। तो उन्होंने बनाया, इसका नाम दिया स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं सीक्वल। तो लेकिन क्या हुआ, एक जब कोई भी चीज डेवलप होती है स्टार्टिंग में, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रोफेशनलिटी, स्ट्रीमलाइन और वो नहीं होता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे होती है, इसलिए। तो उस टाइम क्या था, जब इन्होंने ट्रेडमार्क लिया तो ट्रेडमार्क में इशू आ गया, क्योंकि इतना बड़ा कुछ उनके सर्टेन रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ट्रेडमार्क का इशू आया, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसके कुछ बीच वाली जो जो वो थे ना, उनको हटा दिया, वर्ड्स को, और क्या कर दिया, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका नाम दिया फाइनल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। इसमें क्या हुआ, फिर बाद में फर्दर इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि एक यूनिक वे आ गया, तो सारी कंपनियों ने इसको ही अडॉप्ट कर लिया, आईबीएम का जो सीक्वल था, और इसी के बेसिस पे चलने लग गए। फिर काफ़ी सारी कंपनियां आई, बेसिकली जो, अगर आप नाइन ओल्ड की बात करें तो एस मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट है वो बहुत एक्टिव था उस टाइम, तो उसने अपना लॉन्च किया 89 में, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें अगर आप इमेज देखो तो ये वाला है, इस तरह का एसक्यूएल। तो 89 में यूज किया, फिर 99 में आया और डेवलपमेंट के साथ में, फिर इन्होंने एसक्यूएल 2003 लॉन्च किया, फिर 2008 लॉन्च किया।
और 8 था वो काफ़ी ब्रॉड था और काफ़ी दिनों तक चला, काफ़ी अच्छा था वो। उसके बाद फिर 2016, 19, 22 एंड सो ऑन। तो अभी भी काफ़ी सारे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस टाइम क्या था, केवल एसक्यूएल था, लेकिन आज के टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई जिसमें नो एसक्यूएल एसक्यूएल की जरूरत ही नहीं है, आपको ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और बन गया, आपका डेटा फैच कर लिया वहाँ से। तो इस तरह का चलता है उसमें। तो ये थी ऑल अबाउट एसक्यूएल। कोई क्वेरी किसी की? ये तो था बेसिक्स। अब हम थोड़ा सा और आगे क्लोजर जाने की कोशिश करते हैं एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल में क्या होता है, जिसको हमने डीबीएमएस बोला था, डीबीएमएस बोला था ना पीछे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है, ये हमें दिखता कैसे है, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, वो इंटरेक्ट करता है। अब जब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसके बेसिस पे एप्लीकेशन बनाया जाता है। आप किसी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में आप सुनते होगे, देखा होगा, या फिर कोई भी कलीग आपका काम करता होगा, तो उनका क्या होता है, जैसे डॉट नेट हो गई, पीएचपी हो गया, या फिर अदर लैंग्वेज हो गई, तो इनके लैंग्वेज के बेसिस पे एप्लीकेशंस प्रिपेयर होते हैं। जैसे हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होता है, एक फॉर्म डिजाइन होता है, मीन्स वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट पे क्या है, स्टूडेंट जाएगा और वहां से इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, वो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, उससे बीच में डेटाबेस लिंक होता है, वो डेटाबेस से उससे एप्लीकेशन से डेटाबेस में चली जाएगी। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन लिंक होता है जो फ्रंट एंड पे दिखता है, जो कि नॉन एसक्यूएल यूजर है उनके लिए। वो क्लिक करते हैं, जैसे नो एसक्यूएल टाइप का हो गया, तो वो वहां पे क्लिक करते हैं, उनको वहां से दिख जाता है, या अपलोड कर सकते हैं, या फिर डेटा को फैच कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ना कोई भी डेटा, तो वहां से निकल आता है, तो वो बेसिकली वो डेटाबेस में ही है, वहां से आपको एक फ्रंट एंड बना दिया जिससे आपको दिखता है। तो ये तो फ्रंट एंड की बात हो गई। अब अगर हम, क्योंकि हम एम आई एस सीख रहे हैं, आगे जा रहे हैं एम आई एस फील्ड में, और डेटाबेस सीखेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो आपको फ्रंट एंड की नहीं, फ्रंट एंड तो उनको नॉन यूजर के लिए हो गया, जो कि जिनको कुछ नहीं आता है, जो कि यूजर हैं, एक ऐसे कस्टमर मान लो, जैसे कहीं अगर आप शॉप पे जाते हो तो वहां कस्टमर हो गया। लेकिन अब आप काम कर रहे हो एम आई एस में, तो आपको क्या होगा, आपको इंटरनल चीजें आनी चाहिए। इंटरनल चीजें इन द सेंस, जैसे जिसमें आप कोई मॉडिफिकेशन कर सको, डेटा को एक्सपोर्ट कर सको, इंपोर्ट कर सको, मतलब बिहाइंड द सीन, बैकग्राउंड में। तो उसके लिए क्या होता है, तो डीबीएमएस ने क्या बनाया, डीबीएमएस ने बनाया आईडीई। आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट इंटरफेस क्रिएट किया, जिसको आईडीई भी बोलते हैं। इंटरफेस क्रिएट किया, ये इंटरफेस क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए क्या होता है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन होता है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या फीचर होते हैं, ये कोड एडिटर होता है, जिसमें हमने एसक्यूएल जो पीछे सुना, सेशन पिछले चैप्टर में, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसको हम लिख सकते हैं, वो क्या है, कोड के फॉर्म में, और क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटाबेस स्कीमा देख सकते हैं, स्कीमा मतलब कि डेटाबेस कौन सा है, कौन कौन किस किस नाम से डेटाबेस बने हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्कीमा हमको उसको बोलते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपकी कंपनी में मल्टीपल यूजर है, जैसे आप, जरूरी नहीं हो कि आप बड़ी कंपनी है तो, या कोई भी कंपनी है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप ही केवल एक डेटाबेस ओनर हो और कोई नहीं होगा, आपके साथ में और भी होंगे, कलीग भी होंगे, आपके सेम लेवल पे भी होंगे, आपसे नीचे भी होंगे, आपसे ऊपर भी होंगे। तो क्या होता है, जब कोई एक मेन होता है, जिसको डीबीए कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या होता है, वो उसको मैनेज करता है, एक बंदे को असाइन कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर कि आपके अंडर में है, अब आपको देखना है कि ये डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी जिम्मेदारी है। तो वो क्या करेगा, वो उसको एज एज एडमिन रूल अपनाएगा वहां पे, और क्या करेगा, सबको अपने हिसाब से एक्सेस देगा उनको उसके। तो वो एक एक्सेस पार्ट हो गया वो वाला। उसके बाद डिबग हो गया, डिबग मत इन द सेंस, जैसे आप कोई भी इंसर्ट करते हो डेटा या फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डेटा है वो स्मूथली काम करे। कई बार ऐसा होता है कि आपने डेटा एक्सपोर्ट किया, वो निकला ही नहीं, एरर आ गया, या फिर जो आपने निकालना चाह रहे थे वो निकला नहीं, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है। तो इस तरह का जो इश्यूज आते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं हम, डेटाबेस डिबगिंग में यूज करते हैं, डिबगिंग यूज करके हम उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं। फिर एक हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तो क्या होता है, एक तो क्वेरी के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा क्वेरी विजर्ड होता है, जो जिसमें कि हम क्लिक करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने में हेल्प करता है क्या, आईडीई, जो इंटरनल बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन होता है वो। ठीक है। तो अब
थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि मल्टीपल जो डेटाबेस है, क्योंकि हमने अभी देखा डेटाबेस मल्टीपल होते हैं, जिसमें एसक्यूएल की बात करी हमने, माई एसक्यूएल की बात की, और ओरेकल की बात की, पोस्टग्रे एसक्यूएल की बात की। इस तरह के जो डेटाबेस होते हैं, इन सब के लिए इनका जो डीबीएमएस के एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, वो हर इसके लिए अलग अलग नाम से अलग आईडीई बनाए हुए हैं इन्होंने। जैसे अगर हम पोस्टग्रे एसक्यूएल की बात करें तो क्या होता है, पीजी एडमिन, इसका नाम होता है पीजी एडमिन। माई एसक्यूएल की बात करें तो इसका होता है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। आपने नाम भी सुना होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो वो क्या होता है, वो कनेक्टर होता है, आईडीई होता है उसका। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इसका क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो विंडोज और एज्योर डेटा स्टूडियो होता है, जो कि मैक के लिए होता है। लेकिन आज के टाइम में जो एडवांस वर्जन आ गया है इसका, तो उसमें क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्विस इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के रूप में इन लॉन्च कर दी है, जिसमें कि आप यहाँ से देखते हो। जैसे मैं अगर देखूं, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं इसको अगर यहाँ सर्च करूं एज्योर, तो ये एज्योर डेटा स्टूडियो आ गया। तो सेम ऐसे ही है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना, इसका माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट टूल है, इसने एक फैसिलिटी दी हुई है। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर कंपनी कुछ लॉन्च करती है, तो पहले उसको दिखाना होता है चीज़ों को, क्योंकि अगर दिखाएंगे नहीं तो बिकेगी नहीं। जैसे आप शोरूम में जाते हो ना, तो आप शॉप से नहीं खरीद पाते चीज़, शोरूम से ज़्यादा खरीद लेते हो, क्योंकि वहाँ पे दिखती है आपको, और जो दिखती है वही बिकती है। आज का यही सीन है। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, ये फ्री में देते हैं पहले डेटाबेस को। बस ये दे दिया, इंटरफेस दे दिया, लेकिन अब आप इसको यूज करोगे, आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है, तब आप, या आपकी कंपनी को लगेगा ये बहुत अच्छा है फ्री वाला यूज करके, तो फिर वो इनका क्लाउड बेस्ड इनको सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वहां से वो चार्ज करते हैं, उस तरह से चलता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे डेटाबेस आईडीई की। तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्टग्रे के लिए, पोस्टग्रे एसक्यूएल के लिए होता है पीजी एडमिन, माई एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल वर्कबेंच होता है, और माई एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के लिए होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड एज्योर। ओरेकल के लिए एसक्यूएल डेवलपर होता है, जो आप जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, ये क्या है, ये एसक्यूएल का है, मैं यूज करता हूँ एसक्यूएल। अगर आप यहाँ देखो तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18 इसका वर्जन है। और यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे लिखा एज्योर है ये। तो ये सेम इसी तरह का होता है। कुछ एड आईडी ऐसी होती हैं जो मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करती हैं, जैसे टीबी विजुलाइजर, ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेस इंक्लूडिंग ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड एसक्यूएल लाइट। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज करते हैं, कोई माई एसक्यूएल यूज करते हैं, कोई कुछ और यूज करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आईडी मिले। हो सकता है आपको डीबी विजुलाइजर मिले, जो कि कॉमन होता है सबके लिए। ऐसे डीबी व्यूअर होता है, ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेस इंक्लूडिंग माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, एसक्यूएल लाइट एंड एसक्यूएल सर्वर। इसमें क्या होता है, इसमें ओरेकल नहीं होता है, ये ओरेकल को सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह से मल्टीपल कंपनियां अपनी अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वो मल्टीपल आईडीई को यूज करती हैं। क्लियर? आईडीई से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब क्या होता है, कभी जब भी आपने आप एसक्यूएल की बात करते हो या एसक्यूएल के बारे में सुनते हो, तो बहुत सारी लोगों की अपनी अपनी वो होती हैं। कोई कहता है पीएल एसक्यूएल क्या होता है, कोई कहता है टी एसक्यूएल क्या होता है, कोई कहता है माई एसक्यूएल क्या होता है, कोई एसक्यूएल लाइट क्या होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं लोगों के माइंड में कि ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं क्या बेसिकली। तो अगर आप ऐसे समझो, ये क्या है, एक तो डेटाबेस हो गया जो हमने समझा, ओरेकल जिसमें हो गया, और माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे हो गया। तो ये जो माई एसक्यूएल की बात करते हैं हम, माई एसक्यूएल ये एक डेटाबेस होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ऐसे ही पोस्टग्रे एसक्यूएल ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक एसक्यूएल है, मतलब डेटाबेस है ये। ठीक है। इनके बेसिस पर, जैसे किसी कंपनी ने, आप मार्केट में क्या होता है, कोई भी एक चीज आती है, राइट, एक चीज आई तो उसकी कंपटीशन में भी सेम प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं। तो सेम ऐसे ही हुआ। पहले ओरेकल की जो कंपनी है, जो उसने ओरेकल बनाया वो बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने भैया अपना माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर बना दिया, और जो माई एसक्यूएल है, तो उस कंपनी ने अपना माई एसक्यूएल बना दिया। इस तरह से ये बने हुए हैं। अब इसमें आते हैं, अब इसमें क्या होता है, जैसे मल्टीपल कंपनियां मल्टीपल अपने डेटाबेस यूज करती हैं, अपने लॉन्च करती हैं, तो उसका फिर फायदा भी रहता है। जब मार्केट में मल्टीपल चीजें होती हैं तो क्या होता है, अगर आप जैसे कहीं भी जाते हो मार्केट में, कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो आपको मल्टीपल शॉप्स मिलती हैं। तो उसमें क्या फायदा रहता है कि आप मल्टीपल जगह से रेट पता कर सकते हो, और क्वालिटी भी अच्छी मिल सकती है आपको मल्टीपल जगह पे जाके।
और नहीं तो अगर सिंगल जाओगे तो वहाँ पे एक ही जैसा मिलेगा, बस उसको आपको यूज़ करना है, और वो कैसे भी दे, चाहे महंगा दे चाहे कैसे भी, और क्वालिटी भी खराब होगी वो भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीपल ऑप्शन हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, तो आप देख के अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ले सकते हो। तो सेम केस इसमें हुआ। इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे कंपनियों ने अपने अपने डेटाबेस लॉन्च किए इसके साथ में, क्योंकि एक 1970 में एक स्टैंडर्ड बन चुका था और उन्होंने एएनएसआई से अप्रूव करवा लिया, तो जाहिर सी बात है कि एसक्यूएल ही चलना था। तो एसक्यूएल चलना तो था, लेकिन एसक्यूएल लैंग्वेज तो चलनी थी, लेकिन लैंग्वेज के पीछे जो बैकग्राउंड था, डेटाबेस था, उसकी कोई वो नहीं था कि आप कोई भी बना सकते हो। जैसे आप गाड़ी की बात करते हैं, कंपनियां होती हैं, तो मारुति हो गई, हुंडई हो गई, अलग अलग कंपनियां हैं, तो क्या करते हैं, उनका मॉडल तो एक रहता है, कार बनानी है उनको तो कार ही बनाएंगे, लेकिन क्या होता है अपने हिसाब से बनाएंगे। किसी में किसी की स्टेयरिंग बहुत अच्छी होगी, किसी का लुक बहुत अच्छा होगा, किसी की स्पीड बहुत अच्छी होगी, तो अपनी अपनी एक क्वालिटी निकाल के देते हैं। इससे क्या होता है, उससे फायदा यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली होता है, और यूजर को भी फायदा हो जाता है कि जिसकी जो नीड है उसके हिसाब से वो परचेज कर सकता है। तो सेम केस इसमें भी हुआ। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मल्टीपल कंपनियां मार्केट में आई, उन्होंने कंपटीशन के तौर पे अपने अपने डेटाबेस लॉन्च किए। अब डेटाबेस लॉन्च किए तो उनको कुछ ना कुछ नया रखना था उसमें, तो रखना था, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने एक्सटेंशंस बना दिए कि जैसे प्लगइन होता है एक्सेल में, अगर आप देखते हो तो कुछ प्लगइन्स होते हैं, आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, तो एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है इस एक्सेल में। सेम काइंड का ये हुआ कि इन्होंने एक्सटेंशंस बना दिए एसक्यूएल के। एक्सटेंशन बना दिए, उसका क्या फायदा हुआ कि एसक्यूएल एक नॉर्मल लैंग्वेज थी पहले स्टार्टिंग में, कुछ नहीं था उसमें फालतू चीजें, कुछ एक्स्ट्रा मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो क्या हुआ, जैसे ओरेकल आया, ओरेकल ने अपना क्या किया, ओरेकल ने एक जो पीएल एसक्यूएल बनाया, एक एक्सटेंशन बनाया पीएल एसक्यूएल, जो कि अपना ओरेकल का था। तो ओरेकल ने क्या किया, इसको बनाया, तो इसका पर्पज क्या था, इनका पर्पज ये था कि इसमें लूप्स को बनाए। राजकुमार को आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। लॉगिन। तो बेसिकली क्या हुआ, ओरेकल ने जो अपना पीएल एसक्यूएल लॉन्च किया, मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज, पीएल का मतलब होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल मतलब जो प्रोसीजर जिसमें हो। तो उसमें क्या था, जैसे पहले था उसमें क्या था, लूप्स नहीं थे, कंडीशंस नहीं थी, ट्रिगर्स नहीं थे। ट्रिगर्स इन द सेंस, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, जब डेटाबेस में कोई भी हम छेड़खानी करते हैं, मतलब कुछ भी अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो एक ट्रिगर फायर होता है जो एडमिन के पास जाती है इन्फॉर्मेशन, वो कहता है इस यूजर ने ये चीज डिलीट की है इसमें से, क्या आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो। अगर वो रिस्टोर करना चाहेगा तो रिस्टोर हो जाएगी, या फिर वो चाहेगा कोई बात नहीं डिलीट हो जाए तो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह के ट्रिगर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इनकी कमी थी, तो इनको हैंडल करने के लिए उसने इस एक्सटेंशन का नाम दिया पीएलएसक्यूएल, जो कि ओरेकल से लिंक था, ओरेकल का अपना था। सेम केस में एसक्यूएल सर्वर था, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, इसको लगा कि नहीं कोई चीज और कमी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टी एसक्यूएल एक एक्सटेंशन लॉन्च किया, जिसको ट्रांजेक्शनल एसक्यूएल बोलते हैं। ट्रांजेक्शनल एसक्यूएल बोलते हैं, इसको क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसीजर लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, जो क्या करता है, तो एडिशनल फीचर ऐड करता है, जैसे वेरिएबल्स हो गए, कंट्रोल ऑफ फ्लो, जैसे कंडीशंस हो गई कुछ, जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना कंडीशंस, इफ देन एल्स, तो इस तरह की जो कंडीशन थी उनको हैंडल करने के लिए इसने ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल एक प्रोसीजरल लैंग्वेज लॉन्च की इसने। इसमें क्या था, अब जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, आपने ये देखा होगा कि जब भी आप जाते हो, मान लीजिए आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में आप पैसे निकालने के लिए निकालते हो, तो क्या होता है, आपने कार्ड एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने अपनी जो भी पासवर्ड था वो डाला, डालने के बाद क्या हुआ, आपने पैसा निकाला। अब मान लीजिए उस टाइम में पैसे निकालते टाइम लाइट चली गई या फिर बंद हो गई, शट डाउन हो गई, तो क्या होगा, आपका पैसा नहीं निकला, वो चल के वहीं रुक गई। तो क्या होता है, आपका पैसा वापस आ जाता है ना कुछ दिन बाद, पहले था 7 दिन में आता था, लेकिन आज के टाइम में क्या, वो इंस्टेंटली थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद ही मैसेज आ जाता है कि हाँ रिवर्स हो गया आपका पैसा। तो क्या होता है, वो बेसिकली वो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे काम करता है, वो उसमें क्या होता है, एरर हैंडलिंग ट्रांजेक्शंस लगा होता है, कि एरर, कि अगर सच काइंड ऑफ एरर, मतलब कोई भी ऐसी एरर आ गई जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वो ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो उस तरह की जो
जो एरर थी उनको हैंडल करने के लिए एसक्यूएल सर्वर ने, माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर ने तो टी एसक्यूएल करके एक एक्सटेंशन लॉन्च किया। जिसका क्या फायदा हुआ, जिससे इन दोनों से पीएल एसक्यूएल और टी एसक्यूएल से ऐड होने से एसक्यूएल और वास्ट हो गई लैंग्वेज, और ऐड हो गई और चीजें ऐड हो गई और अच्छी हो गई। ठीक है, तो इसका ये फायदा हुआ। अब माई एसक्यूएल क्या हुआ, माई एसक्यूएल ने अपना अलग से किया, तो एक्सटेंशन लॉन्च किया माई एसक्यूएल ने। तो इसका क्या होता है, इसका थोड़ा सा चेंज होता है। माई एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक डेटाबेस है, और इस डेटाबेस के लिए थोड़ा सा चेंज होता है जो लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, जैसे यूडीएफ हो गए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, तो फंक्शंस में कुछ इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, ट्रिगर में किया, कुछ स्टोर प्रोसीजर में किया, और इस तरह से अपना एक डेटाबेस बना डाला, जिसको क्या बोलते हैं, माई एसक्यूएल। और माई एसक्यूएल इनकी प्रोसीजर लैंग्वेज भी है, एसपीएल इसको बोलते हैं। तो इनकी अपनी लैंग्वेज भी है, लेकिन क्या होता है, इन्होंने पूरा रिप्लेस नहीं किया एसक्यूएल को, एसक्यूएल है वो भी, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा, जैसे सिंटेक्स अलग होगा उसका। अब एसक्यूएल अगर आप सीख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये एरर है, इसमें क्या चलेगा, फिर आप गूगल से सर्च कर लो, कुछ सर्च कर लो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई यूनिक निकालने के लिए, जैसे नॉर्मल एसक्यूएल में यूनिक निकालने के लिए यूनिक काउंट होता है, तो वहां पे कुछ और तरह का यू काउंट होगा या कुछ और होगा, इस तरह का फंक्शन होगा, लेकिन काम सेम करेंगे, लेकिन काम सबका सेम ही होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा स्लाइड चेंज थी। ऐसे ही पोस्टग्रे एसक्यूएल ने अपना एक पीजी एसक्यूएल करके वो निकाला, जो कि पीएल एसक्यूएल के सेम सिमिलर ही है लैंग्वेज, और इसका एक डेटाबेस है। तो अपने डेटाबेस पे चलाने के लिए इन्होंने एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी अपनी। तो इसमें क्या स्लाइटली डिफरेंट होता है, ये नहीं है कि आप 100% ऐसा एसक्यूएल सीख लो पोस्टग्रे में आप काम नहीं कर पाओगे, या माई एसक्यूएल में काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट है, अदरवाइज सेम ही चीज़ है, सब कुछ सेम है, सिंटेक्स चेंज होंगे वहाँ पे। ऐसे ही सेम हो गया एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट क्या था, ये भी, इसने भी अपना एक अब डिफरेंट लिमिटेशंस के करके डेटाबेस, ये बेसिकली क्या होता है, लार्ज डेटाबेस को कंपेयर कर यूज़ करने के लिए होता है। तो एसक्यूएल लाइट इन्होंने यूज़ किया, तो क्या होता है, लार्ज डेटाबेस सिस्टम लाइक्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रे, इट डज नॉट सपोर्ट द प्रोसीजर एंड नॉट यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन द सेम वे एज अदर सिस्टम्स। तो थोड़ा थोड़ा स्लाइड डिफरेंट, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने अपने डेटाबेस, मतलब एसक्यूएल लाइट डेटाबेस हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर ये डेटाबेस हो गया, ये तीनों डेटाबेस हैं, इनके स्लाइड डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज ओरेकल भी अपना डेटाबेस है, इसने एक जो लैंग्वेज यूज करी वो एसक्यूएल की है, वो इसमें भी चलती है लैंग्वेज, और इसकी भी चलती है। तो अपने अपने बनाए हुए अपने हिसाब से उनके डेटाबेस में चलते हैं, अदरवाइज एक यूनिवर्सल भी है। इससे क्या हुआ, एसक्यूएल और स्ट्रेंथन हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, और इससे क्या होगा, मल्टीपल काम होने लग गया इसके थ्रू। ठीक है, कोई डाउट एसक्यूएल एक्सटेंशंस में, इसको और डिटेल में समझेंगे आगे जब हम सेशंस करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं डेटा मॉडलिंग। बेसिकली आपने जब सुना होगा डेटाबेस, डेटा मॉडलिंग, बहुत सारा नाम सुना होगा डेटा मॉडलिंग का। तो डेटा मॉडलिंग बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा को मैनेज करने का, डेटा को मैनेज करने का एक तरीका होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग। आपने जॉब भी सुनी होंगी कि डेटा मॉडलिंग की बहुत सारी जॉब आती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास मल्टीपल डेटाबेस हैं, मल्टीपल वो हैं, टेबल्स हैं, तो उनको कैसे मैनेज करके रखूँ। तो वहाँ पे जब मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ आता है डेटाबेस मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, वो इसी के थ्रू यहीं से कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, इसमें हम पहले बात करें तो एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, एक होता है लॉजिकल डेटा मॉडल, और एक फिजिकल डेटा मॉडल होता है। तो बेसिक अगर हम डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे तो आपको सब ऊपर से निकल जाएगा। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल व्यू से कि मॉडलिंग होता क्या है। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, एक ग्राफिकल व्यू से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पब्लिशर है, मीन्स एक कोई बुक है, हम किसी बुक की बात करते हैं, जैसे आप कोई भी बुक होती है अमेजोन पे या कहीं भी सेल हो रही होती है, तो अगर उस बुक की बात करें और उस बुक की जो कंपनी है जिसने बनाया है, जिस पर्सन ने बनाया है, तो क्या होगा, उसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन होंगी कि किसने बनाया, लेखक कौन है उसका, पब्लिशर कौन है, पब्लिश किसने किया, और बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, कब छपी थी वो, उसका डेट क्या था, और कहाँ छपी थी,
है ना, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। उसमें है क्या, अंदर में चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी। और परचेज जो करेगा ये, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन बात करो तो ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उनकी सारी लगभग मोस्टली इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और एड्रेस हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो होती है ना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी, किस कौन सा जो सेलर है वो कौन सा सेलर सेल कर रहा है उसको। अब सेलर सेल कर रहा है तो सेलर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सेलर का वेयर हाउस कहाँ है, सेलर का स्ट्रेंथ क्या है, और सेलर का मीन्स कितने दिनों से काम कर रहा है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब सेलर की इन्फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या होगा आगे, जब सेलर की बात आएगी तो सेलर के बाद में फिर और इससे बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मीन्स, अगर आप वेयर हाउस की बात करें सेलर के, तो वेयर हाउस में क्या होगा, कितनी बुक्स हैं, कितने तरह की बुक्स हैं, उस पब्लिशर की कितनी बुक हैं, तो उनका कोड क्या है, क्योंकि जब बड़े हम वेयर हाउस की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक चीज़ तो होती नहीं है, उनके पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम्स को कोड में डिफाइन कर देते हैं। तो एक कोड है, क्योंकि कोड को याद रखना ईजी होता है, सिस्टम में डाला कोड, उनको पता चलेगा अच्छा ये वाला बुक नाम से, इस कोड की बुक इस स्लैब में रखी हुई है, वहाँ से आप उठा लो। क्योंकि जब इनके पास इतने सारे जो ऑर्डर आते हैं तो वो कैसे मैनेज करें, तो इस तरह से होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, हमें बता दिया मल्टीपल टेबल्स, मान लीजिए मेरे पास ये सारा डेटा आ गया, एक डेटा आया और एक डेटा में बहुत सारी चीज़ें बनी है, एक बुक रखी है उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे फिल करी। तो अगर आपको बोला जाए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रो में कर दो, आप एक रो में, तो क्या होगा, 50-60 कॉलम तो बन ही जाएंगे, है ना। और अगर हम वहीं पे डेटाबेस की बात करते हैं या फिर कस्टमर की बात करते हैं तो क्या होगा, मल्टीपल कॉलम बनेंगे प्लस मल्टीपल लाइन आइटम भी बन सकते हैं। क्योंकि एक बुक को मान लीजिए 10 कस्टमर ने खरीदा तो 10 कस्टमर की अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, तो एक बुक क्या होगा, वो मल्टीपल टाइम्स आएगी इस तरह से। तो क्या होगा, डेटाबेस बहुत हैवी हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी सेलर के पास एक कंपनी है, जो बुक बुक की कंपनी, उसकी मान लीजिए 50 बुक हैं और उसके सेलर भी हैं, 100-200 सेलर हैं उसके। अब सब सेलर उनके मल्टीपल मल्टीपल कस्टमर भी होंगे, तो क्या होगा, वो डेटाबेस बहुत है, इतना हैवी हो जाएगा कि आपको एक लाइन आइटम निकालने में ना बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करने के लिए डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट में आती है। तो डेटा मॉडलिंग होता है क्या है बेसिकली, तो एक आइटम था जिसमें कि क्या था, बुक की डिटेल्स थी, बुक के बाद फिर जो बुक की सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद उसके ऑथर की डिटेल्स थी, पब्लिशर की डिटेल्स थी, प्लस कस्टमर की डिटेल्स थी, किसने किसने खरीदा उनकी डिटेल्स क्या है, प्लस शॉपिंग किस वेबसाइट से खरीदा वो इन्फॉर्मेशन थी, प्लस किस जो शॉपकीपर है उससे खरीदी, मतलब ऑनलाइन जो होते हैं उनसे, स्टोर से, किसी स्टोर से। अब स्टोर की भी इंफॉर्मेशन होगी, वेयर हाउस कहाँ पे है उसका, कहाँ कहाँ है, सबका अलग अलग होगा। और वेयर हाउस में भी कितनी बुक्स हैं, क्या उनका सब कुछ कोड या फिर नेम जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो क्या होगा, फिर जो डेटा मॉडलर होगा, जो बंदा काम कर रहा होगा मॉडलिंग पे, वो क्या करेगा, वो इस सारे डेटा को अलग अलग डेटा में डिवाइड करेगा, अलग अलग टेबल्स में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, जैसे ऑथर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसने क्या किया, एक ऑथर की वो बना दी, टेबल बना दी। इसमें क्या करेगा, इस बुक से रिलेटेड लिंक करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। यूनिक आईडी इन द सेंस, एक जैसे बुक है, इसका कोड है, मान लीजिए इस बुक का यहाँ पे इसने वेयर हाउस में ये कोड दिया इसने, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक कोड बना देगा। अपना एक कोड बना दिया, मान लीजिए बुक ए है तो A01 कर दिया एक कोड, तो उस कोड को यहाँ पे भी रखेगा, ऑथर के पास में भी रखेगा और पब्लिशर के पास भी रखेगा एक कॉलम, और उसके पब्लिशर की सारी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद कस्टमर के कॉलम में भी रखेगा सबसे पहले, उससे रिलेटेड सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नाम रख दिया उसने कस्टमर टेबल। ऐसे ही शॉपिंग बास्केट होगी, उसमें रखेगा वो उस कॉलम को, और इसके बाद और यहाँ सेम इसी केस इसी तरह से जो बुक होगी वहाँ पे बुक के उसमें भी रखेगा, वेयर हाउस में भी रखेगा और वेयर हाउस की जो डिटेल्स हैं उसमें भी, तो सब जगह। तो क्या हुआ, एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। यूनिक आईडी क्या होगी, वो होगा ये कोड, एक कोड जो जनरेट किया, वो कोड क्या होगा, वो सबसे लिंक होगा एक दूसरे, राइट। अब उसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे। जब आप डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही एक से ही सब कुछ लिंक हो। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे देखा मल्टीपल जो डेटा मॉडल्स होते, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल डेटा मॉडल, तो इसी तरह से इनके अलग अलग स्कीमा होते हैं, अलग अलग मॉडलिंग भी होती है, वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके हिसाब से। या तो हो सकता है एक से जो मेन बुक ये है, मेन टेबल है, उससे सारी बुक जो टेबल है वो अटैच हो, या फिर ऐसे हो सकता है इससे ये अटैच है, इसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इससे ये वाली अटैच है, इसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे सब लिंक है, ऐसे ये दूसरे से।
अब ये वाली है, ये इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन क्या है, ये इससे लिंक है और ये इससे लिंक है और ये लिंक इससे लिंक है। तो इस तरह से ये लिंकअप होते हैं इनके, तो मतलब मॉडलिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। मतलब रिलेशन क्रिएट करना। डेटाबेस जो बड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लाके और उसको तो एक रेफरेंस क्रिएट करना, ताकि मैं अगर आज के टाइम में जैसे मेरे पास ये टेबल है, इस प्रोडक्ट की मैं कस्टमर देखना चाहूँ कितने कस्टमर ने खरीदा, तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करवा के और यहाँ से ये ला सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, राइट, इसके बेसिस पे। तो इस तरह से हम उसको डेटा मतलब डेटा फैच करने में इजी हो जाता है और एक लाइट मॉडल बन जाता है, तो उसको डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी? ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने समझने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने हमने ये समझ लिया डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है। अब हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो आईडी हो गया, वो भी हमने समझ लिया। अब जब ये सब कुछ है, ठीक है, हम काम करेंगे, लेकिन हम काम कैसे करेंगे, किस बेस पे? हमने ये तो समझ लिया कि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, लेकिन काम कैसे करती है, इसका वे आउट क्या है, मतलब जो कमांड है वो कैसे लिखी जाती है, कोड कैसे लिखे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट लिख दिया बस कुछ भी हो गया। तो उसके लिए क्या है, सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल कमांड्स। डिफरेंट टाइप की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, वो जिनकी जो उसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उस कमांड को हम यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक उसके लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो एसक्यूएल के लिए, तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा 100%। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली चार तरह की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, जिनमें हम डीक्यूएल कई बार काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करो तो कर सकते हो, क्योंकि जो सेलेक्ट क्वेरी है ना, इसको क्या करते हैं हम इसमें काउंट कर लेते हैं, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट में डीएमएल क्वेरी में काउंट करते हैं। कई जगह ऐसा होगा, आप देखोगे कि जो डीक्यूएल है मतलब सेलेक्ट क्वेरी है, वो डीएमएल में काउंट हो रही है। तो डेटा की जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट करने की, केवल एक्सपोर्ट करने की, जो डेटा है हमें कुछ नहीं करना, एडिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो वहां पे आती है कॉन्सेप्ट डीक्यूएल, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये केवल क्वेरी है। जैसे आप आप लोगों ने अगर कहीं काम किया हो, नहीं तो जो भी आपके कलीग काम कर रहे हो, तो उनको देखो, अगर वो बेसिक पे काम कर रहे हैं तो क्या है, उनके पास एक एक्सेस दे दिया जाता है एसक्यूएल का, कि आप केवल सेलेक्ट क्वेरी लगा सकते हो, सेलेक्ट करके आप डेटाबेस देख सकते हो डेटा। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस एसक्यूएल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एमआईएस फील्ड में है और उनको एसक्यूएल नहीं आता, तो उनको क्या करते हैं, एक लिमिटेशन के साथ में एक एसक्यूएल वो जो सेलेक्ट कमांड है डीक्यूएल का एक्सेस दे के दे दिया जाता है उनको डेटाबेस, आप इसको यूज कर सकते हो, आपको जो डेटा चाहिए आप निकाल सकते हो उसमें से। तो इस तरह का रहता है। तो क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी बेसिकली डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होती है, जिसको हम बेसिकली ये पार्ट है डीएमएल का, लेकिन डीक्यूएल भी कहते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे ये तो हो गया एक्सपोर्ट करने का। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे पास डेटा है, उसको जो डेटा है बाहर, उसको एसक्यूएल में कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा जो भी है वहां पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना तो अपडेट कर सकते हैं, अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। वो सारी जो कमांड आती हैं वो डीएमएल के अंदर आती हैं। और ये हो गई एक नॉर्मल लेवल पे, मतलब टेबल लेवल पे हो गई। एक टेबल के बीच में हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा टेबल के ऊपर जाते हैं, टेबल के ऊपर मतलब डेटाबेस हो गया, मल्टीपल डेटाबेस हो गए, उनके बेसिस पे जाएं, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आती है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गई। ये क्या होता है, इसमें भी क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली डेटाबेस को ही, मतलब डेटा मीन्स इसमें क्या हो गया, एक तो डेटाबेस हो गया प्लस टेबल भी हो गई। ये जो लैंग्वेज, ये जो कमांड है, इनसे हम टेबल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डीडीएल लैंग्वेज ऐसी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके थ्रू हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, और कोई भी अगर हमने फंक्शन या कुछ भी प्रोसीजर किया हुआ है उसको हम डिलीट कर सकते हैं इसके थ्रू, और या क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये नॉर्मल हमारी उसकी आ गई। अब जैसे हमने बात करी थी अभी ट्रांजैक्शन की, या कोई एरर आ जाती है कुछ भी, तो उस केस में कैसे हैंडल होता है, तो वो प्रोसीजर क्रिएट होते हैं इस तरह के, जिनको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है,
ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कमिट एंड रोल बैक होते हैं। तो बेसिकली कमिट का पर्पज अगर हम बेसिक समझें तो कमिट का मतलब ये होता है जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो कमिट कर दो आप, जो जो चेंजेज हैं वो परमानेंट कर दो। और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी उसके कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी एक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो रोल बैक कर दो उसको, मतलब रोल बैक वापस आ गया, पुरानी स्टेज पे आ गया वो। तो सेम ये टीसीएल में यूज होते हैं ये इसमें। अब जैसे कि अब कोई एडमिन है, एडमिन कैसे काम करता है, एडमिन क्या करता है, किसी को एक्सेस देता है या फिर एक्सेस रिवोक कर देता है उसके, मतलब वापस ले लेता है। जैसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हो गया या फिर वो छोड़ गया, तो उसके क्या करेंगे, एक्सेस उसके रिवोक कर लेंगे कि ताकि कोई दूसरा मिसयूज ना कर ले उसका। तो वो आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें ग्रांट और रिवोक होता है, जिसमें एक्सेस दिया जाता है और एक्सेस हटाया जाता है। तो इस तरह की बेसिक कमांड होती है। आप ऐसे समझ सकते हो, आप बोलोगे पांच लैंग्वेज, पांच कमांड, पांच तरह की कमांड बोलोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि डीएमएल में भी आ सकती है डीक्यूएल वाली, या फिर अलग से भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह की जो बेसिक है हमारी जो कमांड होगी, वो हम इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे आगे, जो भी करेंगे, जो भी कुछ भी। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका आगे जब डिटेल में चलेंगे ना, तो फिर सबका डिटेल में बताएंगे, तो आपको याद रह नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल व्यू में। तो ये है इंटरफेस एसक्यूएल का, जिसको हम बोलते हैं डेटा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिस पे हम काम करने वाले हैं। क्या है ये, इस तरह का दिखता है, जैसे ये हो गया। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह से हम लैंग्वेज लिखते हैं। ये क्या है, ये जैसे ही आपने लिखा, ये देखा सेलेक्ट, तो सेलेक्ट का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज चली हुई है इसमें। और यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है डेटाबेस। तो मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। क्या है, सिस्टम के डेटाबेस है, कुछ कुछ हमने बनाए हुए हैं, माई डीबी, प्रैक्टिस डीबी। इसके अंदर क्या है, टेबल्स हैं मल्टीपल, यहाँ पे ऐसे दिखती हैं। टेबल्स के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर तो डेटा दिखेगा। थोड़ा सा हम पर इसको ओपन कर लेता हूँ तब दिखाता हूँ। तब तक ओपन हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कोर्स कंटेंट है इसमें इंट्रोडक्शन, आज का जो सेशन था उसमें इंट्रोडक्शन बेसिकली। तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे मीन्स नेक्स्ट सेशन से, जो जो क्वेरी लैंग्वेज है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज से, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, गेटिंग स्टार्टेड विद एसक्यूएल, जिसमें हम बेसिकली सेलेक्ट क्वेरी के बेसिस पे डेटा को फैच करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मल्टीपल क्लॉजेज हैं, मल्टीपल डिफरेंशिएशन है, उनके हिसाब से काम करेंगे। फिर इनको शॉर्ट कैसे किया जाता है, तो बेसिकली इसी के बेसिस पे हम शॉर्ट कर सकते हैं डेटा को भी, जो हमें निकालना होगा वो। फिर फंक्शंस के साथ हम कैसे काम करेंगे, ग्रुप के साथ कैसे काम करेंगे, ग्रुप एग्रीगेट करना होगा डेटा को। और मल्टीपल टेबल्स में कैसे काम करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल टेबल है, मोर देन टू टेबल या वन मोर देन वन टेबल, तो उन पे से हमें डेटा कैसे निकाल के लाना है, तो वहाँ पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरह से हम डेटा को यूज कर सकते हैं। फिर इसमें आता है एक मल्टीपल टेक्निक्स आती हैं, सब क्वेरीज आती हैं, वो एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट, इस तरह के स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट में किस तरह से यूज करेंगे इनको। फिर मॉडिफाई डेटा के कैसे करते हैं, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट यूजिंग। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है व्यू का, व्यू और इंडेक्सेस क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कुछ सर्टेन जो टेबल के रूल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। एडवांस क्वेरी टेक्निक्स क्या होती हैं, केस स्टेटमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होती है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बेसिकली क्वेरी को और शार्प करना। जो आपकी क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरी तो आप लगा सकते हो नॉर्मली, लेकिन क्वेरी को और इफेक्टिव वे में, जैसे आपके पास करोड़ों में डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो आप ऐसा कैसी क्वेरी लगाओ, ऐसी क्वेरी लगाओ और एक स्ट्रीमलाइन वे में, जिससे कि आपका डेटा फास्ट निकल गया है, ज़्यादा टाइम ना लगाए। तो वो टेक्निक्स होती हैं। तो उसके बाद यही सब है, इन स्पेशलाइज्ड टॉपिक होंगे, जिनमें कि कुछ कॉन्सेप्ट मीन्स एक असाइनमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, या फिर कॉमन एसक्यूएल डॉक्यूमेंट्स कोड क्या होते हैं, इस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, एरर्स क्या होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसका ये समझ लेते हैं इंटरफेस, ताकि आपको जैसे नेक्स्ट सेशन में आओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह का ये क्या होता है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल अलग से हमें इंस्टॉल करना होता है, और
जो माइक्रोसॉफ्ट ये जो जो इंटरफेस है ना आईडीई, इसको अलग से इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो कि एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाए और एसक्यूएल की जो आईडीई है वो उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो मोड आते हैं जब भी आप इंस्टॉल करना, तो मिक्स मोड में करना इसको इंस्टॉल। जैसे मैंने ये किया, विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है और एक मिक्स मोड होता है। तो मैं अभी विंडोज की बात करता हूँ। ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपकी विंडो के जो लॉगिन पासवर्ड है वही चलेंगे इसमें, तो इसमें कोई आईडी और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे करूँगा एसक्यूएल सर्वर, तो ये पासवर्ड मांगेगा, अब यहाँ पे पासवर्ड चाहिए तब चलेगा। तो मैं अभी फिलहाल बात करता हूँ विंडोज ऑथेंटिकेशन की। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन, वहाँ मिलेगा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड होता है। वहाँ पे विंडोज वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पे उनका आईडी और पासवर्ड होगा, एक आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा। वो उसके हिसाब से आप रिमेंबर पासवर्ड कर कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपका सर्वर से। तो मैं अभी विंडोज में सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से इसमें देखने में कोई फर्क नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये जो डेटाबेस है वो मेरी लोकल सिस्टम में एडेड है, इसलिए चाहे मैं सर्वर के थ्रू करूँ या फिर वहाँ पे सर्वर वाला ऑप्शन चूज करूँ या फिर नॉर्मल विंडोज करूँ, तो एक ही आएगा। अब मेरे पास मैंने मल्टीपल डेटाबेस यूज किए हुए हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, ये सिस्टम के डेटाबेस है और ये मेरे क्रिएट किए हुए हैं डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है डेटाबेस प्रो डायग्राम, टेबल, व्यू, इस तरह से ये प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोरेज, इस तरह के ये दिखते हैं। अगर मैं नीचे जाता हूँ टेबल्स में, क्योंकि मेरा काम है टेबल्स का, तो टेबल में दे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम की टेबल होती है, कुछ बनी हुई अपनी ऑटोमेटिक वो होंगी, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल टेबल्स, और ये इसमें केवल एक टेबल है, डीबीओ एम्प्लॉय। तो डीबीओ क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं होता ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट डीबीओ। अब इसके अंदर कॉलम्स, कीज, कॉन्स्टेंट्स, ट्रिगर्स, इंडेक्सेस, ये चीज। तो इनको जब हम आगे इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे, डीडीएल लैंग्वेज पढ़ेंगे और इसके बाद क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आगे स्लाइडली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे आगे एक पर्टिकुलर ये टॉपिक्स हैं, जैसे की कॉलम का अलग टॉपिक है, की का अलग होगा, कॉन्स्टेंट्स एक ब्रॉड टॉपिक है, ट्रिगर्स का एक ब्रॉड टॉपिक है, फंक्शंस का एक ब्रॉड टॉपिक है, प्रोसीजर हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आप लोगों ने कभी किसी ने बीबीए अगर सीखा हो, तो वहाँ पे होता है एक, जो हम कमांड रन करते हैं वो कैसे होती है, वो एक प्रोसीजर क्रिएट होता है, प्रोसीजर के अंदर कमांड रन होती है। तो सेम टाइप का प्रोसीजर हम यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं। लूपिंग यहाँ पे भी होती है, जैसे उसमें वीबीए में होती है, अदर लैंग्वेज में होती है सेम, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। वेरिएबल भी हम डिफाइन करते हैं, सब चीज़ यहाँ पे भी होती है सेम तरह की। कुछ व्यूज होते हैं, जैसे ये एक ब्रॉड टॉपिक्स हो गए। तो इस तरह से ये एक इंटरफेस होता है। अगर हमें क्वेरी की बात करूं तो मैं क्वेरी निकालूंगा, यहाँ से किया क्वेरी, सेलेक्ट किया, उसके बाद ये नई क्वेरी एडिटर विंडो आ गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी, जैसे सेलेक्ट, मुझे पता है ये टेबल कौन सी थी, इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, राइट, ये नाम था ना इसका टेबल का, ये वाला टीबीएल एम्प्लॉय नहीं था, एम्प्लॉय नाम था, और ऐसे करके। तो मैं अगर इसको सर्च करूं, सेलेक्ट करूं, तो क्या आएगा, नहीं आया कुछ भी, इसने एरर दे दिया। मैं रन करूं यहाँ से या F5 करके रन करूं, तो यहाँ से नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है, ये डेटाबेस को दिखाता है कौन सा डेटाबेस मेरा अप एंड रनिंग में है। तो यहाँ पे डेटाबेस ये वाला है, कौन सा, डीबी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये किसके अंदर है, ये टेबल है इसके अंदर, डीबी इंटरव्यू क्यूए के अंदर है ना, क्यों नहीं चला, एम्प्लॉइज, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्यों नहीं दिक्कत आया, देखो यहाँ पे अगर देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एस करूँ, एस करूंगा तो चलेगा, ये चल गया। अब अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ चला जाता हूँ, मैं टीवी पर रख लेता हूँ, क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो ये थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। यहाँ माई टीवी यहाँ से आ गया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो रन नहीं होगा, क्यों, एरर दिखाएगा, क्योंकि इनवैलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर ये टेबल है ही नहीं, तो नहीं है तो चलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करके रखते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें फर्दर हम सीखेंगे नेक्स्ट उस सेशन में कि जो बेसिक्स हैं कि किस तरह से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो व्यू है ना, यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। जैसे ये नंबर जनरेट हो रहा है, वो हम नंबर हटा सकते हैं या फिर रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक्स था एसक्यूएल के बारे में। कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है, ओके।